आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो आपकी सेकेंड जो चैलेंज फर्स्ट चैप्टर में आपको दिया गया है उसको डिस्कस कर रहा है, अगर आपने देखा हो तो। इट इज़ अबाउट द डेमोक्रेटिक सिस्टम। इंडिपेंडेंस के बाद ये ज़रूरी था कि कुछ ऐसा सिस्टम रखा जाए जिसमें सोसाइटी का कोई भी सेक्शन अपने आप को अवॉइडेड फील ना करे, ये ज़रूरी था उस समय। तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे लीडर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने इस टाइम पर भी इस बात को ध्यान रखा था कि डाइवर्स कल्चर होने की वजह से ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो। दैट इज़ द रीज़न 300 लोग जब उसमें शामिल थे तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं थे। देयर वर पीपल हु वर फ्रॉम डिफरेंट रीजनल एरियाज़, they were the leader of their areas, or they were the charismatic, or you can say good quality people, convincing people who could convince the people of that particular region। हमें हर तरीके के लोग मिल रहे हैं। हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन है ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो चैलेंज आपके सामने आ रहा था वो था इंडिया में डाइवर्स कल्चर और यूनिटी को देखते हुए एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करना जिसमें सभी सेक्शंस सेटिस्फाइड हो जाएं। सो दैट वाज द पार्लियामेंट्री काइंड ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब फिर एक चैलेंज हमारे सामने, इतनी सारी पॉपुलेशन, इतने सारे हैसल्स, तो लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए कि यही आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा या यही आपका लीडर बनने जा रहा है या यही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए या यही सिस्टम बेटर रहेगा। उसके लिए कुछ ऐसा ज़रूरी था जिसमें सब लोगों के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन अवेल करवा सके। सो दैट वाज द इलेक्शन कमीशन विच वाज एस्टेब्लिश एट दैट टाइम। आपको यहाँ पर दिया गया है 24 जनवरी 1950, और जब ये इफ़ेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 से इलेक्शन कमीशन जो है वो इफ़ेक्ट में आ गया था। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड स्टेप्स को कवर अप करना था। आप लोगों ने 9th में और 10th में, अगर आपको ध्यान हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शंस को लेकर पढ़ रखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, सिंबल क्या होता है, कैटेगराइजेशन कैसे होता है, लीडर कौन बन सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कैंपेनिंग कैसे होगी, कंटेक्स्ट कैसे होंगे इलेक्शंस, कौन अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है, कौन विड्रॉल कर सकता है, इलेक्शन किस दिन रखे जाएंगे, उससे पहले पोल से पहले डिफरेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का क्या क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, इलेक्शन वाले दिन कैसे ड्यूटीज़ रहेंगी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या चीज़ होती है, प्लस रिज़ल्ट ओरिएंटेशन के टाइम पर क्या रखा जाएगा। मेजॉरिटी टीम जो होगी वो अगर विनिंग पे आ गई है, पॉलिटिकल पार्टी विनिंग में आ गई है, देन इट हैज़ अ राइट टू मेक अ गवर्नमेंट। गवर्नेंस कैसे होगा वो एक अलग सिस्टम आ जाएगा, वो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पार्ट हो जाता है। बट यहाँ तक के सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने का काम इलेक्शन कमीशन को दिया गया। आपका क्वेश्चन निकल कर आता है ये कब इफेक्ट में आया, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर टू यू, दैट वाज सुकुमार सेन, जिनका नाम दिया गया है। अब उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आया कि इलेक्शन कमीशन के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए, व्हाट चैलेंजेस इट हैज़ फेस्ड। तो वहाँ पर आपको पता होगा इतनी पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड कंट्री, सोशली डिस्टर्ब्ड कंट्री, लोग अभी तक उस ट्रॉमा से ही नहीं निकल पा रहे थे। 6-7 साल हो गए थे, लेकिन लोगों के दिमाग में ये था अच्छा हम अब इस कंट्री के ही पार्ट हैं तो हमारा नॉमिनेशन कैसे होना है। बात की गई कि 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के चलते सबका नाम इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की लिस्ट में डाला जाएगा। अब वो लिस्ट में नाम डाला गया, कुछ लोग तैयार नहीं हुए, कुछ लोग तैयार भी हो गए। अब जो फीमेल्स थी उनका क्या रखेगा, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, मदर ऑफ, वो ऑफ में उस लेडी का नाम नहीं है। तो मुझे लगता है सिर ही पकड़ लिया होगा उस समय एक बारी तो इलेक्शन कमीशन ने भी कि ये क्या हो गया। सो इट हैज़ कंडक्टेड अगेन, सेंसस के बेस पर इलेक्शन कमीशन की लिस्ट दोबारा बनाई गई क्योंकि 40 लाख से ऊपर फीमेल्स के नाम उसमें नहीं थे। तो दोबारा से उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया और इलेक्शन कमीशन ने उसको दोबारा से लिस्ट को बनाया। होना क्या था, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स वर देयर एट दैट टाइम। इट्स अ बिग ह्यूज काउंट। 17 करोड़
लोकसभा इलेक्शंस के लिए एलिजिबल वोटर्स थे हमारे पास। 3200 MLAs का सिलेक्शन होना था, 489 MPs का सिलेक्शन होना था, उनको चूज़ किया जाना था, और 15% से ज़्यादा लोग जो थे, सिर्फ 15% लोग, अगर 100 में से लगाओ तो सिर्फ 15 लोग थे जो पढ़े लिखे थे, या जो हम ये कहें कि वो पॉलिटिकल सिस्टम को समझते थे, उसकी इम्पॉर्टेंस को समझते थे। बिलीव मी और नॉट, आज के टाइम पर भी मैं पार्थ को बता रही थी एक दिन कि इलेक्शंस के टाइम पर देर आर हार्डली 70% पीपल जो अभी भी सोचते हैं कि चलो वोट देने जाना है। 30% लोग के दिमाग में क्या रहता है, छुट्टी है, गवर्नमेंट छुट्टी है, आराम करो। तो इलेक्शंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक वोट से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बट पड़ता है ना। अब जब जो गवर्नमेंट आ गई, यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव एनी क्रिटिसिज्म टू दैट गवर्नमेंट, बिकॉज आपने तो वोट ही नहीं किया, तो आप क्रिटिसाइज़ भी कैसे कर सकते हो और फेवर भी कैसे कर सकते हो? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपने क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके वोट की। हाँ, आप अपने वोट एरिया से बाहर हैं, उस समय आप नहीं हैं, तो मुझे लगता है थोड़े टाइम में गवर्नमेंट वो भी क्राइटेरिया निकाल देगी कि आप अपना वोट वहाँ से दे सकते हैं, स्पेशल काउंट के अंदर। है इम्पॉर्टेंस तो है, और उसके लिए फिर उन लोगों को ट्रेंड किया जाना। इलेक्शन कमीशन ने जो वोटिंग का उसमें था, लॉट ऑफ ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रेंड किया गया, और इलेक्शन करने से पहले पोलिंग स्टाफ का काउंट रखा गया कि ये वो पोलिंग स्टाफ रहेगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से जो हेड करेगा, जो इलेक्शन कंडक्ट होते समय इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इवन इन माई फैमिली ऑल्सो देयर आर पीपल हु यूज टू work as polling officers and doing their duties at the time of elections. So this is a very important point. And next important point अगर आप देखेंगे तो आपको एक वो दिया गया है, चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग, जहाँ पर आपको बताया गया कि 2004 में आकर वन ट्रांसफॉर्मेशन और वेरी रिवोल्यूशनरी स्टेप हैज़ बिन टेकन कि जहाँ पर आप बैलेट पेपर की जगह आप इलेक्ट्रॉनिक EVM मशीन से वोट दे सकते थे। आई रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, आई थिंक हाँ 3-4 बार जो मैंने वोट दिया था, 3 बार वो मैंने बैलेट पेपर से ही दिया था। वो स्टैम्प होती थी, वो स्टैम्प मैंने अपनी पसंद के पॉलिटिकल पार्टी को लगाया और फिर उसको फोल्ड किया। फोल्ड करने का भी तरीका सिखाया जाता था कि 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, देन 3 फोल्ड। 3 फोल्ड्स में वो अपने बैलेट पेपर के अंदर बॉक्स में जाता था, तो हमने वो किया। उसके बाद से हम भी EVM का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स व्हेन यू गो विद द चैप्टर ना, कि अच्छा ये हुआ, ये चेंजेस आए एंड हाउ दीज चेंजेस टुक प्लेस। मैं तो नहीं, ऑनलाइन है अभी भी। द पीपल हु आर ऑन अ ड्यूटी एट दैट टाइम, उनकी 1.5 महीना 2 महीना पहले ड्यूटी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है इलेक्शन से पहले। उस ड्यूटी के टाइम पर 1 हफ्ता पहले उनको राइट दिया जाता है कि वो अपना वोट अपनी रीजन में जाकर दे लें, या वो अपना वोट पोस्ट कर दें। ऑनलाइन जैसे घर बैठे बैठे फोन पे दे दिया, ये थोड़ा सा टफ है मुझे लगता है। हो सकता है हो भी जाए। अब AI जैसी चीज़ अगर आ गई है तो बहुत सारी चीज़ें लॉन्च भी हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं। रश वगैरह क्रिएट नहीं हो इससे। हाँ, उस दिन तो रश होता ही नहीं, छुट्टी होती है। नहीं, सेंटर्स वगैरह पे होता होगा ना, वोट डालने जाते होंगे लोग। हाँ, लाइन में तो लगना पड़ता है, ये बात तो है। कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें दिया गया कि यस, इलेक्शंस हुए 52, 51, 52 में, और इन इलेक्शंस में कैंपेनिंग, पोलिंग, काउंटिंग तक का पूरा प्रोसीजर जो था वो बहुत अच्छे से फॉलो हुआ। एंड यू बिलीव इट और नॉट, इंडिपेंडेंस के बाद ये फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थे, तो पूरे वर्ल्ड की नज़र जो थी वो हमारे ऊपर थी कि इलिटरेट लोग, इतनी सारी पॉपुलेशन, गरीब देश, ये कहाँ से कंडक्ट कर लेगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। एंड इट हैपन, एंड वोट्स वर वेरी सक्सेसफुली अवेटेड। वोट्स जो थे वो कंप्लीट हुए और पूरा जनरल इलेक्शन जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म हुआ। और एक इसको बोला जाता है, इसकी एक लाइन भी दी हुई है हिंदुस्तान टाइम्स में, अगर आप देखें, देयर इज़ अ यूनिवर्सल एग्रीमेंट that the Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment in democratic elections in the history of the world. So 1952 became a landmark in the history of democracy कि जनरल इलेक्शन इतने सक्सेसफुल हुए। Now you will have 2-3 maps over here जहाँ पर आपको कांग्रेस डोमिनेंस, या हम ये कहें कि
कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पर विन कर रही है, इसके बारे में दिया गया है। तो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस के बेस पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है मैप्स में 52 से 67 के बीच में। तो यू जस्ट रिमाइंड द एरियाज़ कहाँ कहाँ पर थी। जैसे बिलीव मी, आप एक काम कर सकते हैं, आपको जैसे इन्होंने बता रखा है कि येलो स्टेट्स वर दी कांग्रेस, रेड वर दी येलो कम्युनिस्ट पार्टीज़ एंड जम्मू एंड कश्मीर अलग से नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर। तो आपको केरला को याद करना इतना टफ नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कहाँ पर विन किया, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड, आपको कोई 3 या 4 स्टेट्स अगर कांग्रेस की लर्न करनी पड़ती हैं तो यू कैन लर्न इट। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, 2 नॉर्थ की 2 साउथ की लर्न करना। हमें नहीं पता वहाँ पर किन स्टेट्स के नाम आ सकते हैं। आपको स्टेट्स के नाम दे दिए, मान लीजिए पंजाब, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश वर दी स्टेट वेयर डैश पॉलिटिकल पार्टी वन द इलेक्शन ड्यूरिंग 52 to 67। मैं आपको बोल रही हूँ CU, इट इज़ ओनली गिविंग यू अ चैलेंज हाउ माइन्यूटली यू हैव लर्न अबाउट योर बुक्स। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है।